Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all will be fine. लास्ट टॉपिक में हमने बायोलॉजी एंड सर्विसेज ऑफ मैन काइंड टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया था, जिसका फर्स्ट पार्ट इंक्रीज़ इन फूड प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया था। आज हम उसका सेकंड पार्ट देखते हैं बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैन काइंड में कि बायोलॉजिकल नॉलेज से हमारी जो डिजीज़ हैं किस तरह से कंट्रोल हो चुकी हैं कुछ हद तक। तो इसमें बायोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से जो हेल्थ का फील्ड है, एरिया ऑफ हेल्थ है, उसमें बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। डिजीज़ को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है और ये सब किसकी बदौलत है? बायोलॉजिकल नॉलेज की वजह से। 3 स्टेप में हम इसको डिस्कस करेंगे: प्रिवेंटिव मेजर, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन एंड ड्रग ट्रीटमेंट एंड जीन थेरेपी। तो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं स्टूडेंट्स? ये एहतियाती तदाबीर हैं किसी भी बीमारी से पहले होती हैं एहतियाती तदाबीर, और बीमारी अगर खुदा ना खास्ता हो जाए तो उसके बाद उसका इलाज होता है। तो ये आपने कहावत सुनी होगी कि एहतियात इलाज से बहुत बेहतर है। तो बायोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से हमें ये इन्फॉर्मेशंस मिली हैं कि कोई भी बीमारी की वजह क्या है और वो मुंतकिल कैसे होती है। अगर आपको वजह और उनका मोड ऑफ़ ट्रांसमिशन ये 2 चीज़ें मालूम हों तब आपको एहतियात लाजमी करनी पड़ेगी, किससे? उस पॉजिटिव एजेंट से और मुंतकिल होने वाले प्रोसेस से, मोड ऑफ़ ट्रांसमिशन से। तो स्टूडेंट्स, डिजीज़ जो हैं वो 2 तरह की हैं: इन्फेक्टियस डिजीज़, नॉन इन्फेक्टियस डिजीज़। जिनके पॉजिटिव एजेंट्स होंगे वो इन्फेक्टियस डिजीज़ होंगी, जिस तरह वायरल है, बैक्टीरियल है, फंगल है या किसी भी वॉर्म की वजह से होने वाली डिजीज़ हैं। और दूसरी तरफ नॉन इन्फेक्टियस डिजीज़ जो आपके बॉडी पार्ट्स, आपके बॉडी ऑर्गन्स की इम्प्रॉपर फंक्शनिंग की वजह से हो, यानी जिस तरह से किडनी स्टोन्स हो गए या फिर इस तरह की दूसरी बीमारियां जिनमें कोई जरासीम का रोल ना हो, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई या इस तरह के किसी भी जो कॉजेटिव एजेंट्स हैं उनका रोल ना हो। तो जो इन्फेक्टियस डिजीज़ हैं उनमें प्रिवेंटिव मेजर्स पे आपको हर सूरत क्या करना होगा? प्रिवेंटिव मेजर्स अपनानी होंगी, इक़दामात ये उठाने होंगे। जिस तरह आजकल बच्चों बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी जो हमारे हवासों पे शिकार है वो कोरोना वायरस की वजह से होने वाली कोविड-19 डिजीज़ है। तो उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर जिस तरह से आप देखते हो बताए जा रहे हैं कि हाथ धोएं। ये कब हमें पता चला हाथ धोने चाहिए? जब हमें इसका मोड ऑफ़ ट्रांसमिशन पता चला कि ये कैसे मुंतकिल होती है। तो किस चीज़ से बचने के लिए हम हाथ धो रहे हैं? वायरस के। तो वायरस क्या है? पॉजिटिव एजेंट है, यानी किसी भी बीमारी को पैदा करने वाला पॉजिटिव एजेंट और उसका मोड ऑफ़ ट्रांसमिशन। ये जानने के बाद हमने क्या करनी है? एहतियाती तदाबीर करनी है। इसमें बीपी चेकअप दिखाया गया कि ब्लड प्रेशर अपना आपने एहतियाती तौर पर हर वक्त क्या करना है? चेक करना है। एड्स एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम एक डिज़ीज़ है जो कि वायरल डिज़ीज़ है। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस की वजह से होती है। नाम से ज़ाहिर है कि इम्यूनिटी सिस्टम में कमी पैदा कर देता है ये वायरस। इम्यूनिटी सिस्टम क्या है? आपके क़ुव्वत मुदाफ़ियत, यानी आपके बॉडी में जो पावर ऑफ डिफेंस कह लें, पावर ऑफ डिफेंस अगेंस्ट डिजीज़। आपकी बॉडी की ऐसी पावर जिससे आपके बॉडी को मुख्तलिफ़ डिजीज़ के ख़िलाफ़ बचाया जाए, ऐसी पावर आपके जिस्म की इम्यूनिटी कहलाएगी, क़ुव्वत मुदाफ़ियत कहलाएगी। आप यूँ कह लें पावर ऑफ अ बॉडी टू डिफेंड अगेंस्ट डिजीज़। तो कैसे फैलता है HIV वायरस? 4 तरीक़ों से। एक तो फ्री सेक्सुअल कंटैक्ट से, यानी एक अगर पर्सन पेशेंट है तो उसके साथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी किसी भी पेशेंट का ब्लड आपने ट्रांसफ्यूजन मुंतकिल नहीं करना किसी दूसरे में, इंतकाल खून जिसे कहते हैं। बाय यूजिंग कॉन्टिमिनेटेड सिरिंजेस, आलूदा सिरिंज आप इस्तेमाल ना करें। और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स या सर्जरी ऑपरेशन के दौरान जो इंस्ट्रूमेंट है उसे विदाउट स्टेरिलाइजेशन दूसरे पेशेंट के ऑपरेशन में, यानी एक पेशेंट का ऑपरेशन किया फिर उनको स्टेरिलाइज़ किया फिर दूसरे पेशेंट के लिए आप वो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। तो जो लास्ट हैं कंटिमिनेटेड सिरिंजेस और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इसमें ये लाजमी नहीं है कि एक तरफ एड्स का पेशेंट और दूसरी तरफ नॉर्मल हो। हर दो तरफ में जो नॉर्मल पर्सनस हैं उनके ट्रीटमेंट में भी आप इस तरह से कॉन्टिमिनेटेड सिरिंजेस या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से अवॉइड करेंगे। अब यहाँ पे लास्ट लाइन बड़ी फ़ायदे की है कि एड्स इनक्योरेबल है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक इसका कोई
इसकी वैक्सीन डिस्कवर नहीं हुई है। अगर डिस्कवर की है तो उन्होंने ह्यूमन पे इसकी अभी तक जो है वो लागू नहीं हुई। तो ऐसी बीमारियां जो इनक्योरेबल हैं, जिनका इलाज भी मुमकिन नहीं है, उनके लिए शर्त एहतियात है। तो इसलिए हमें उन डिजीज़ के लिए जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनको क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए। ये एक HIV वायरस है, किस तरह से बॉडी में जो है वो अपना काम दिखा रहा है, ये डॉक्टर और पेशेंट की कंसल्टिंग है। अब हम देखते हैं दूसरी एक डिज़ीज़ हेपेटाइटिस, जो कि कई इकसाम की हैं। डिफरेंट तरह के हेपेटाइटिस वायरसेस हैं जो हेपेटाइटिस काज करें ABCDEG तक चले गए हैं। तो इस बीमारी में भी यही है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। देखिए, पहली लाइन में इसका कास्टिव एजेंट है, दूसरी लाइन में इनका मोड ऑफ एक्शन है। तो इसमें जो एच वायरस है वो कैसे दूसरों में मुंतकिल हो रहा है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू, वैसे ही कॉन्टिमिनेटेड सिरिंजेस और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू। तो डिफरेंट जो टाइप्स हैं हेपेटाइटिस की, उसमें कुछ एक आध एक्स्ट्रा मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी है, वो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। तो इसमें डॉक्टर्स ने क्या प्रिकॉशनरी मेजर बताई हुई है कि पॉइंट ऑफ कंटेक्ट से अवॉइड करें, कि पेशेंट जिनको आपको पता हो हेपेटाइटिस है उससे आप थोड़ा दूर रहें। यह हेपेटाइटिस वायरस सिखाया गया है। अब हेपेटाइटिस जो वर्ड है हेपेटिक से निकला है। हेपेटिक का मतलब जिगर है, जिगर से ये है, तो इसका मतलब ये जिगर की बीमारी है। तो ये बायोलॉजी ने हमें नॉलेज दी है कि किस तरह से आपने हेपेटाइटिस को स्टॉप करना है, कॉन्टिमिनेटेड सिरिंजेस ना हो। जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन। तो स्टूडेंट्स, वैक्सीन क्या है, इसमें से पहले आपको ये कंसेप्ट लेना होगा कि कोई भी जरासीम जब आपके जिस्म में दाखिल होता है तो आपका जिस्म के अंदर जो एक फ़ौज है वाइट ब्लड सेल्स की, वो एंटीबॉडीज़ पैदा करती है, जिससे वो जरासीम मर जाता है। अब एंटीबॉडीज़ पैदा करने में और जरासीम को मारने में कई तरह के वाइट ब्लड सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, और जरासीम को मारने में कुछ देर भी लगती है। बुखार होता है, फिर 2-3 दिन बाद जब एंटीबॉडीज़ जर्म्स को किल कर देते हैं तो बंदा नॉर्मल हो जाता है। तो ये तो है हमारा जो सिस्टम बॉडी का इम्यून सिस्टम। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि कुछ जरासीम इतने ताकतवर होते हैं कि वो आपके जिस्म की जो फ़ौज है, वाइट ब्लड सेल्स हैं, उनको इतनी मोहलत नहीं देते कि वो एंटीबॉडी बनाए और उन्हें किल करे। फ़र्ज़ किया पोलियो है, 5 साल की उम्र तक जो बच्चों में होता है, जैसे उसने बॉडी में एंट्री ली, फ़ौरन ही उसने नीज़ के ऊपर क्या कर लिया, अपना एक्शन शो कर दिया, तो वो मोहलत नहीं मिलती। इस तरह की बहुत सारी मोहलिक बीमारियां थीं जो कि अब वैक्सीनेशन की वजह से क्योरेबल हो गई हैं। तो उसमें ये होता है कि टाइम नहीं मिलता वाइट ब्लड सेल्स को। अब वैक्सीन क्या है, उन्हीं जरासीम को डेड करके या वीक करके, एटीन्यूएटेड करके आपने बॉडी के अंदर मुंतकिल कर देने हैं असली ताकतवर जरासीम के दाखिल होने से पहले। जिस तरह पोलियो से बचने के लिए बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं, तो वो कतरे क्या हैं, वो पोलियो के वायरस की डेड बॉडीज़ हैं। यानी पोलियो वायरस को डेड करके वैक्सीन बनाई गई है, या उसे वीक करके, इनएक्टिव करके, कि बेशक ज़िंदा हो लेकिन वो इस काबिल ना हो कि बॉडी में जाके कोई बीमारी पैदा कर सके। अब जैसे ही वो जिस्म में दाखिल होगा, वाइट ब्लड सेल्स को क्या पता चलेगा कि शायद ये वही वायरस है या ये जो बॉडी के अंदर जिसने नुकसान पहुंचाना है, तो वो फ़ौरन से एंटीबॉडी पैदा करके उसको मारेंगे। तो मरे हुए को मार दिया उन्होंने, या इनएक्टिव को मार दिया, वीक को मार दिया। फ़ायदा ये हुआ कि एंटीबॉडीज़ लॉन्ग लास्टिंग है। जब भी कभी वो वायरस बॉडी में दाखिल होगा, खुदा ना खास्ता, तो जिस्म में ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं जो कि उसे फ़ौरन किल कर देंगी, और इस तरह से जो आप लोग बच जाएंगे उससे। जैसा कि आप इस वीडियो में इस स्लाइड में देख सकते हैं कि वैक्सीन अ डेड जर्म विच इज़ इंजेक्टेड इनटू द बॉडी। अब यहाँ पे डेड पे आप वीक जर्म इसके साथ लिख लें, इनएक्टिव जर्म लिख लें, या एटीन्यूएटेड जर्म लिख लें, कि जब वो बॉडी में मुंतकिल होगा, प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडीज़ कुछ ख़ास किस्म की प्रोटीन्स हैं पैदा करेगा, एंड मेक्स द पर्सन इम्यून।
और उस शख्स को क्या कर देगा, उसके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा कर देगा फ्रॉम द अटैक ऑफ दैट जर्म यानी जिस जर्म जिसका डेड बॉडी है, जो कि इनएक्टिव या जिसको आपने वीकन फॉर्म में बॉडी के अंदर दाखिल किया है, उसी जर्म्स के ख़िलाफ़। क्योंकि ये हाईली स्पेसिफिक वैक्सीन है, ऐसा नहीं कि आपने पोलियो के कतरे पिलाए और आप मीज़ल से बच जाएँ, ऐसा नहीं है। मीज़ल्स के बचने के लिए आपको मीज़ल की वैक्सीन और पोलियो के लिए पोलियो की वैक्सीन। ये आपको दिखाई गई है स्लाइड जिसमें वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन जो है उसकी डेवलपमेंट हो रही है। तो वैक्सीन से निकला है कि ऐसा प्रोसीजर जिसमें आप बॉडी के लिए ना सिर्फ वैक्सीन की डेवलपमेंट करें बल्कि इंट्रोडक्शन करें, दाखिल भी करें जिसमें वैक्सीन को। तो ये बच्चों की वैक्सीनेशन जो अर्ली एजेस में होती हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स, इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन। इम्यूनाइजेशन क्या है? बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाना। अब जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को आप बढ़ा रहे हो, दो तरीके हैं। या तो आप पहले बॉडी के अंदर वैक्सीन दें, वैक्सीन जब बॉडी में जाएगी तो बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी। ओके, कुछ एरियाज़ आप कह लें या पिछले वक्तों में आप कह लें कि जब बच्चों को वैक्सीन नहीं पिलाई जाती थी, या अब भी अगर कोई वैक्सीनेशन से मिस हो जाता है तो लाइव जर्म बॉडी में एंटर होता है। अब अगर ये इतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है जिस तरह से मीज़ल है, ये लाइव जर्म अगर बॉडी में दाखिल हो गया क्या करेगा? मोड ऑफ एक्शन शो करेगा 6 से 7 दिन में। फ़र्ज़ किया मीज़ल की आप एग्जांपल ले लें, मुझे भी बचपन में हुआ है, हो सकता है मेरी वैक्सीनेशन ना हुई हो, अम्मी अबू ने ना कराई हो। तो उसमें क्या था कि 6 से 7 दिन बीमार हुई, 8वें दिन में बिल्कुल ठीक हो गई। इसका मतलब क्या है कि जर्म घुसा, उसने अपना मोड ऑफ एक्शन शो किया, 6 से 7 दिन में एंटीबॉडीज़ को वक्त वाइट ब्लड सेल्स को वक्त लगा एंटीबॉडीज़ बनाने में, और उन्होंने मीज़ल्स के वायरसेस को यानी जो जर्म से उनको किल कर दिया और मैं बिल्कुल रिकवर हो गई। अब ये लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट है उन्हीं एंटीबॉडीज़ का, यानी जिसको एक दफ़ा बचपन में मीज़ल हो गया उसको दोबारा लाइफ में नहीं होगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये भी इम्यूनाइजेशन है, यानी लाइव जम जाए और आपका बॉडी फिर आइंदा के लिए उस बीमारी से क्या हो जाए, महफूज हो जाए। जिस तरह से आप आजकल बता रहे हैं कोविड-19 का कि जिसको एक दफ़ा हो गया 14 दिन के बाद वो रिकवर भी हो गया पेशेंट, तो उसे कोई डरने की ज़रूरत नहीं, उसे ज़िंदगी में दोबारा कोविड-19 ये जो कोरोना है ये नहीं होगा। तो इम्यूनाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी इन द बॉडी एज अ रिज़ल्ट ऑफ वैक्सीनेशन और लाइव जर्म। तो दो तरह से इम्यूनाइजेशन की डेफिनेशन है कि इम्यूनिटी पैदा करना किसी जिस्म में या तो वैक्सीन देकर या फिर बीमारी भुगता कर, अगर वो जर्म इतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है उस सूरत में। तो ये इम्यूनाइजेशन के लिए कुछ स्टेप्स, कुछ स्लाइड्स शो की नहीं है। अब वैक्सीन की डिस्कवरी कैसे हुई है? 1796 में एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन को डिस्कवर किया कॉवपॉक्स पस से, यानी गाय में जो स्मॉल पॉक्स होता है उसे आप कॉवपॉक्स कहते हो और ह्यूमन में उसे स्मॉल पॉक्स कहते हो। एक ही वायरस है जो दोनों में ये डिजीज़ पैदा कर रहा है। तो एडवर्ड जेनर जिस दौर में था, ये आपको एडवर्ड जेनर नज़र आ रही है, एक तरफ आपको काऊ नज़र आ रही है। तो स्टोरी ये है कि जो गाय थी जिसको काऊ पॉक्स हुआ था, उसकी सिम्टम्स क्या थे कि उसके बॉडी के ऊपर लियंस थे। लियंस में क्या थी? पस थी। तो अब ये हमारे पास क्या है, काऊ पॉक्स डिज़ीज़ के बारे में बता रही हूँ मैं। तो एक दूध दोने वाला जो गवाला था, जो एवरी टाइम इस बीमार गाय के साथ इन टच रहता था, उससे वो काऊ पॉक्स यानी स्मॉल पॉक्स नहीं हुई। जबकि उसी दौरान एक एपिडेमिक था पूरे शहर के अंदर कि जितने भी पर्सन्स थे मोस्टली सबको क्या हो रहा था, मीज़ल। राइट साइड पे एक बच्चा दिखाया गया जिसके पूरे बॉडी पे मीज़ल्स शो हुए हैं, छोटे छोटे लियन जिसमें पस भरी हुई थी। ऊपर से वाइट ब्लड सेल्स हैं जो कि जिन्होंने एंटीबॉडीज़ पैदा करनी हैं इस वायरस को मारने के लिए। तो ये 6 से 7 या 7 से 10 दिन का जो था वो टेन्योर था। तो अब एडवर्ड जेनर बड़ा हैरान था कि उस शख्स को क्यों नहीं हो रहा जो कि है भी उसी बीमार गाय के साथ, और पूरे शहर में भी दंदनाता फिर रहा उसे क्यों नहीं ये स्मॉल पॉक्स हुआ। तो उसकी रीज़न क्या थी? उसने इसके लिए फिर क्या किया कि उसी काऊ पॉक्स का जो पस थी
जिसको उसने वैक्सीन का नाम दिया। पस बच्चों क्या होती है? पीप। क्या होती है ये होती है कि एक जरासीम जब बॉडी में जाता है और वाइट ब्लड सेल्स कुछ ख़ास ऐसे होते हैं जो एंटीबॉडी नहीं बनाते बल्कि ख़ुद लड़ते हैं। तो वो खुद लड़ने वाले वाइट ब्लड सेल्स और वो जरासीम जब आपस में मिलते हैं, दोनों की डेड बॉडीज़ से निकलने वाला केमिकल और उनकी डेड बॉडीज़ उसी ज़ख़म की पस में मौजूद होती हैं। तो इसका मतलब उस पस में डेड वायरस भी थे। तो उसने वही पस एक छोटे बच्चे में जो है वो इनोकुलेट कर दी। आप देख रही हैं वो इनोकुलेट कर रहा है एडवर्ड जेनर। तो ये हमारे पास क्या है कि वैक्सीन एक तरह से होगी कि डेड जर्म एंटर कर दे। फिर इसे बच्चे को घुमा दिया, तो जितना अरसा एपिडेमिक रहा ये बच्चा उस बीमारी से सेफ़ रहा। तो ये एडवर्ड जेनर ने कैसे सोचा? ऐसे सोचा कि जब दूध दोने वाला इस गाय का दूध दोता होगा तो पस किसी ना किसी तरीके से उसके बॉडी में दाखिल हो गई होगी, जिसने उसकी बॉडी में जाके वाइट ब्लड सेल्स को एक्टिव कर दिया होगा। उन्होंने एंटीबॉडीज़ बना लिए होंगे। ऐसा नहीं है कि इसके जो दूध दोने वाला शख्स था उसके जिस्म में मीज़ल के वायरस ना गए हों, लाजमी गए होंगे, लेकिन उसको मीज़ल हुआ क्यों नहीं? क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ जो उनके वाइट ब्लड सेल से वो बना चुके थे। वह एक तरह से वैक्सीन, जो कि नाम तो बाद में आया उस वैक्सीन का, वही वैक्सीन की फॉर्म में जो पस थी वो उसकी बॉडी में जा चुकी थी। तो वैक्सीन वर्ड वैका से है, जिसका मतलब क्या है? काउ। तो इससे क्या होगा? बैक्टीरियल या वायरल जो एपिडेमिक्स हैं उससे लोगों को महफूज किया जाता है। और ये मोस्टली कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जो अर्ली लाइफ में ही बच्चों को जिनकी वैक्सीनेशन अर्ली लाइफ में ही हो जाती है। और अब आप देखें स्मॉल पॉक्स मोस्ट मैच्योरिटी और पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड से एलिमिनेट हो चुकी है। साइंटिस्ट कंटिन्यूसली अपनी एफर्ट्स शो कर रहे हैं डिफरेंट वैक्सीन्स बनाने में। एड्स की भी देखें, लिखा है कि वैक्सीन बन चुकी है ह्यूमंस पे, उसके एक्सपेरिमेंटल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी हो रही है, लेकिन अभी तक मार्केटिंग उसकी नहीं हुई। जो हमारा लास्ट इसका स्टेप है दैट इज़ ड्रग ट्रीटमेंट या जीन थेरेपी, के ड्रग से आपने उस बीमारी का इलाज कैसे करना है। तो इसमें फर्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हो एंटीबायोटिक्स। यस, बड़ा कॉमन नेम है ये, एंटीबायोटिक्स है, यानी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऐसे केमिकल्स जो जानदार से पैदा किए जाएं और दूसरे जानदार को मारने के लिए, यानी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आप सिंथेसाइज करें, उनकी बॉडी से आप उसको एक्सक्रीट करें और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकें, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करें। तो इसमें यही है कि ये शर्त है कि ये एंटीबायोटिक्स मोस्टली आप किन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ले रहे हो, बैक्टीरिया से या फंजाई से, लेकिन किसको मारने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो? बैक्टीरिया को। अब ये उस सूरत में मुमकिन है अगर बैक्टीरिया उन एंटीबायोटिक्स के ख़िलाफ़ अपने अंदर रेजिस्टेंस ना पैदा कर ले, यानी अगर आप एक ही एंटीबायोटिक बार बार यूज़ कर रहे हो तो बैक्टीरिया के अंदर कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो रेजिस्टेंस शो करते हैं। फिर आप उस पेशेंट को जितनी एंटीबायोटिक खिलाएं तो उसकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया नहीं मरते। तो ये बात आपको लास्ट स्लाइड में बताई गई है। उस सूरत में ये बैक्टीरिया के लिए जो है वो यूज़फुल हैं बैक्टीरियल डिजीज़ की रोकथाम के लिए, अगर बैक्टीरिया रेजिस्टेंस जो है ना डेवलप कर चुका हो। ये मुख्तलिफ़ किस्म के एंटीबायोटिक्स हैं। सेकंड जो हमारे पास है ड्रग ट्रीटमेंट में दैट इज़ रेडियोथेरेपी। थेरेपी का मतलब इलाज है, रेडिएशन के लिए। रेडियोथेरेपी यानी आप किन बीमारियों के ख़िलाफ़ इसको यूज़ कर रहे हो आजकल? कैंसरियस डिजीज़, मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर्स के लिए। इसमें होता क्या है कि जो कैंसरियस पार्ट है बॉडी का, अब देखिए कैंसरियस पार्ट, कैंसर है क्या? अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल। अब डे बाय डे हम ग्रो कर रहे होते हैं, हमारा बॉडी ग्रो कर रहा है, सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन ये कंट्रोल्ड मैकेनिज़्म है। कोई बॉडी का कोई छोटा सा ऐसा एरिया जहाँ से कंट्रोल ख़त्म हो जाए, तो 2 की बजाय वो 200 बार डिवाइड हो जाए, तो ज़ाहिर सी बात है एक ट्यूमर बन जाएगा, एक कैंसर की फॉर्म ले लेगा। तो उसको हम कह रहे हैं कैंसरियस पार्ट।
तो कोई कैंसर पेशेंट जिसमें वही ट्यूमर कैंसरियस पार्ट है, उस पे आपने क्या भेजनी है, डॉक्टर्स ने शॉर्ट वेव रेडिएशंस जिनकी हाई फ्रीक्वेंसी होगी। ये रेडिएशंस कहाँ से निकलेंगी, कोई रेडियो एक्टिव मटीरियल से। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये रेडियो एक्टिव मटीरियल होगा लेफ़्ट साइड पे मशीन में, जहाँ से रेडिएशंस किसी भी कैंसरस पार्ट्स पे डाली जा रही हैं। तो एक दफ़ा ही रेडिएशंस डालने से ट्रीटमेंट नहीं होता, इसके लिए रेगुलर इंटरवल्स के साथ रेडियोथेरेपी कराना पड़ती है। अब क्या होगा, जब आप किसी भी सेल पे रेडिएशंस डालते हैं तो उस कैंसरियस पार्ट सेल्स के अलावा इर्द गिर्द के जो सेल्स हैं उन पे भी अफेक्ट होता है। तो उससे बचने के लिए हमारे पास कीमोथेरेपी है, जिसमें आप एंटी कैंसर केमिकल्स पेशेंट्स के अंदर इंट्रोड्यूस कराती हैं। इसका भी यही साइड इफ़ेक्ट है कि इसमें कैंसरियस और नॉर्मल दोनों सेल्स अफेक्टेड होती हैं। तो कीमोथेरेपी केमिकल्स की मदद से इलाज करना। अब थेरेपी, चूँकि हमने इलाज को कहा है, अब जो एक इसमें इस स्लाइड में देखें अब जीन थेरेपी, जिसमें आपने मुस्तकिल इलाज करना है किसका, किसी जेनेटिक डिजीज़ का, कि बॉडी के अंदर जीन्स हैं जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन है, कोई जीन डिफेक्टेड है, ठीक है। फ़र्ज़ कर लें इंसुलिन बनाने वाला, इंसुलिन प्रोटीन बनाने वाले जो जीन्स हैं वो किसी पेशेंट के जो हैं वो डिफेक्टेड हैं, जिसकी वजह से उसे शुगर हो रही है। तो इसका मुस्तकिल इलाज क्या है कि उन्हीं जीन्स को ही हेल्दी जीन के साथ रिप्लेस कर दिया जाए। तो इसमें डिफेक्टिव जीन्स को रिपेयर करना या जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू उसको मुस्तकिल तौर पर रिपेयर करना, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू उनको निकाल के उसकी जगह हेल्दी पर्सनस का वही जीन इंट्रोड्यूस करना, जेनेटिक इंजीनियरिंग। और थेरेपी में अगर आप इस टेक्निक को यूज़ कर रहे हो, यानी कोई डिफेक्टिव जीन निकाल कर उसकी जगह हेल्दी जीन डाल रहे हो, तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग जीन थेरेपी कहलाएगी। इसमें आप नॉर्मल जीन लेंगे, नॉर्मल पर्सन का, अगर आप इंसुलिन की एग्जांपल ले रहे हो तो एक नॉर्मल पर्सन जिसको शुगर नहीं है, उसके उसी इंसुलिन बनाने वाले जीन को निकालेंगे और उसको इंसर्ट कर देंगे उस बंदे में जिसको शुगर है, जिसमें इंसुलिन नहीं प्रॉपरली बन रही, जिसे आप होस्ट कह रही हैं। कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, किस एरिया में इंट्रोड्यूस करेंगे, बोन मैरो सेल्स में, हड्डियों के गूदे में, छोटी छोटी हड्डियों के गूदे में बोन मैरो सेल्स के अंदर आप इनको इंट्रोड्यूस कर देंगे। क्यों? क्योंकि बोन मैरो सेल्स में न्यू सेल्स बन रही हैं, पुराने सेल्स में तो डिफेक्टिव जीन मौजूद है। अब जो न्यू सेल्स आ रही हैं उन जो कि मैच्योर होने के बाद ब्लड सर्कुलेशन में जाएंगे, उनमें आप वो जीन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये वो वे है जिसमें लेफ़्ट साइड पे एक हेल्दी जीन जो कि ग्रीनिश शेड में है, हेल्दी जीन है, उसको वायरस वेक्टर क्या है, यानी जिस ये वायरस बेज़रर वायरस है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये वायरस राइट साइड पे जो होस्ट दिखाया गया उसके अंदर आपने इंट्रोड्यूस करना है। तो जो जीन को लेकर जाए, सवारी को लेकर जाए, वो सवार क्या कहलाएगा, वेक्टर कहलाएगा। तो ये ऐसा वेक्टर है जिसके अंदर हेल्दी जीन है ग्रीन शेड में, और ये बॉडी में आपने एक इंट्रोड्यूस किया और वो मल्टीप्लाई होकर 3 में इस वक्त आपको दिखाया जा रहा है। ये भी इस तरह से जेनेटिक इंजीनियरिंग की स्लाइड्स हैं, इस तरह से आपने जीन थेरेपी को पढ़ना है। बड़ा इंटरेस्टिंग इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट IDM, इसमें किसी भी डिज़ीज़ से कम्बैट करने के लिए, लड़ने के लिए हर मुमकिन मेथड आप यूटिलाइज़ करें। जब जिस मेथड की ज़रूरत है, जिस स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, उसको वहीं पे आपने यूटिलाइज़ करना है, ऑल मेथड्स को। और उसके साथ साथ पूरी सोसाइटी से अगर आपने उस डिज़ीज़ को ख़त्म करना है तो उसके लिए कम्युनिटी को अवेयरेंस देनी है। ये पूरी कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन के साथ होगा, जैसे कि आजकल कोविड-19 से बचने के लिए पूरी कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जा रहा है। उसके अलावा जनाब प्रिवेंटिव मेजर्स बताए जा रही हैं। उसके अलावा क्या बताया जा रहा है कि आपने किस तरह से अपने बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ानी है, ज़्यादा सोएं, विटामिन C का आपने यूज़ करना है, कहवा पिएँ, और इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें जो आजकल आपको सोशल मीडिया पे दिखाई दे रही हैं। तो अवेयरनेस है कि कम्युनिटी को आपने किस बारे में अवेयर करना है। नंबर 1, सिवियरिटी ऑफ द प्रॉब्लम, कि ये मसला कितना संजीदा है,
ठीक है। दूसरी बात इट्स काजेज, इसकी वजूहात क्या हैं। तीसरा इट्स रेमेडीज, इसकी रोकथाम क्या है। तो अफेक्टिव प्रोग्राम चाहिए किसी भी डेंजरस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए और उसको पूरी सोसाइटी से मुस्तकिल तौर पर एलिमिनेट करने के लिए। तो ये हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट, जिसमें डिफरेंट किस्म के जो हैं सब मेथड्स यूटिलाइज हो रहे हैं। तो लास्ट हमारा इसका क्या था, क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या है कि नस्लें इंसान की बेहतरी के लिए एक टेक्नोलॉजी है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी सेल की आइडेंटिकल कॉपीज़ बनाई जाती हैं विद द हेल्प ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें क्लोन क्या होगा, कोई भी सेल, कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जिसको आप एसेक्सुअली उसके ऑफस्प्रिंग्स में जिससे उसके ऑफस्प्रिंग आप एसेक्सुअली प्रोड्यूस करें, तो ये वर्ड डिनाइड नहीं, डिफाइंड है। जिस तरह से आपको यहाँ पे डॉग्स दिखाई दे रहे हैं, ये 2 क्लोन हैं और उसके अलावा ये शीप्स हैं। अब इसमें जो जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज़ हैं, यानी क्लोनिंग के थ्रू जो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन का एक मेथड है जिसमें आप मैनी कॉपीज़ पैदा कर रहे हो उस ऑर्गेनिज्म की, वो हूबहू आइडेंटिकल होंगे एक दूसरे से। शर्त क्या है कि उनमें अचानक से कोई म्यूटेशन ना हो, म्यूटेशन शर्त है, जीन में चेंज ना आए। 1997 में स्कॉटलैंड में साइंटिस्ट जो है वो इसी क्लोनिंग की टेक्निक को यूटिलाइज़ उन्होंने किया एनिमल्स में, और शीप जिसका नाम डॉली था वो क्लोनिंग से बनाई। उसके अलावा कुछ मज़ीद ये काम जारी रहा और कुछ मज़ीद मैमेलियन स्पीशीज़ हैं, माइस है, काउज़ हैं, वो भी क्लोन किए जा रहे हैं। हाँ, कुछ नेचुरल क्लोनिंग भी है, मोस्टली इंसेक्ट्स के अंदर, और प्लांट्स की कुछ स्पीशीज़ हैं उनमें जो है ये नेचुरली होती है, अदरवाइज़ ये कोई नेचुरल प्रोसेस नहीं है। ये आपको डॉली शीप दिखाई दे रही है। प्रोसेस क्या है इसका, प्रोसेस आप इस स्लाइड में दे सकते हैं। लेफ़्ट साइड पे देखें कि एक फर्टिलाइज्ड एग सेल लेना है। फर्टिलाइज्ड का वर्ड मैं क्यों फोकस कर रही हूँ, क्योंकि उसमें डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा, डिप्लॉयड नंबर होंगे, 2n होगा वो। तो उससे पर्पल कलर का जो ये न्यूक्लियस है ये रिमूव कर दिया, यानी फर्टिलाइज्ड एग लिया जो डिप्लॉयड था, जो कि पूरा डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का सेल लग रहा था। वरना तो देखिए एग, अनफर्टिलाइज्ड एग क्या होता है, उसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, उसको तो फिर फर्टिलाइज कराना पड़ता है हमें। तो यहाँ पे फर्टिलाइज्ड एग लिया, उसका जो पर्पल न्यूक्लियस है ये हमने यहाँ से क्या कर लिया, रिमूव कर लिया। रिमूव करने के बाद ये बन गया ई न्यूक्लिएटेड एग या ई न्यूक्लिएटेड सेल। दूसरी तरफ आपको राइट साइड पे क्या एक ऑरेंज सेल दिखाया जा रहा है, ये कोई भी सोमैटिक सेल क्या होता है, बॉडी का कोई भी सेल। अब जिस शीप को साइंटिस्ट बनाना चाह रहे थे, जिस शीप से वो बड़े इम्प्रेस थे, जिसमें डिज़ायर्ड करैक्टर्स के जीन्स थे, वो उसी शीप का ये ऑरेंज वाला सेल है, ठीक है, जिसका न्यूक्लियस निकाला गया। न्यूक्लियस क्यों निकाला, क्योंकि इसमें डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम था। अब ये एग नहीं है, ये वॉर्म से नहीं निकाला गया, जिस्म के किसी भी हिस्से से निकाल के उसका न्यूक्लियस निकाल के ई न्यूक्लिएटेड एग के अंदर दाखिल कर दिया। अब एग दोबारा कैसे लगने लगा, जैसे वो फर्टिलाइज था, क्योंकि उसमें डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे। फिर उसको इंट्रोड्यूस कर दिया, दाखिल कर दिया ऐसी शीप में जिसका आपने फर्टिलाइज्ड एग लिया था, ठीक है, यानी जिसकी वोम्ब में से आपने एग लिया था। अब वोम्ब में जब आप ये रखेंगे, दोबारा साइंटिस्ट ने ये रखा, तो उसे कैसे लगा कि ये जो है मेरे पास जो ये एग आया है ये वही फर्टिलाइज्ड एग है। तो उसने रिप्रोडक्शन ये जो स्टेप्स होते हैं, अर्ली स्टेप्स, वो स्टार्ट कर दिए। क्या होते हैं स्टेप फर्टिलाइज्ड एग के बाद, क्लीवेज है, उसके अलावा मरूला है, ब्लास्टूला है, गैस्ट्रूला है, करते करते जब वो ऑफ स्प्रिंग बना और वो पैदा हुआ। अगर वो शीप में आप ये सारा प्रोसीजर कर रहे हैं तो वो किस शीप का होगा पैदा, वो देखें ब्लू वाली से हुआ, ठीक है, लेकिन होगा किस करैक्टर का, ऑरेंज वाली का। तो ये है हमारे पास क्लोनिंग के अपने डिज़ायर्ड करैक्टर्स को आपने इंट्रोड्यूस कराना है। वही बात इसमें फर्स्ट स्टेप में देखें, ऐसा प्रोसीजर जिसमें से आप फर्टिलाइज्ड एग में से न्यूक्लियस को रिमूव कर दें। दूसरे स्टेप में उस न्यूक्लियस में फुली डिवेलप इंडिविजुअल का उस सेल में जिसका आपने न्यूक्लियस निकाला है उसमें फुली डिवेलप इंडिविजुअल का न्यूक्लियस डाल दें।
वो एक जाइगोट सा बन जाएगा, उसको सूटेबल वॉर्म यानी किसी भी शेप की वॉर्म में आप रख दें, डेवलपमेंट स्टार्ट होगी, फिर वो कंप्लीट होगी और जो बच्चा पैदा होगा वो क्लोन होगा यानी जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा उस इंडिविजुअल्स के जिसका आपने न्यूक्लियस निकाला था। ये जो ग्रीन वाला न्यूक्लियस है, तो ये बेटा क्लोनिंग है। उसके अलावा ये भी एक क्लोनिंग का प्रोसीजर है जिसको आप जूम करके देख सकते हो। एम्ब्रियो क्लोनिंग क्या है? पहले तो आप देखो एम्ब्रियो किसे कहते हैं। एम्ब्रियो अर्ली डेवलपमेंट के कुछ स्टेप्स हैं जिसमें फर्टिलाइज्ड एग हो गया, मरूला हो गया, ब्लास्टूला हो गया, गैस्टूला हो गया, फिर ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसमें छोटे छोटे ऑर्गन्स बनेंगे। तब तक की डेवलपमेंटल स्टेज को एम्ब्रियो कहा जाएगा। अब पहले क्लीवेज का जो प्रोसेस होता है उसमें एक से मैनी सेल्स बन रहे होते हैं। ब्लास्टूला स्टेज होती है जिसमें मरूला स्टेज होती है जिसमें 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से मतलब इस तरह डबल जो हैं वो सेल्स बनते हैं। तो इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, वही अर्ली एम्ब्रियो यानी जब वो क्लीवेज के स्टेप्स में हो, उन तमाम सेल्स को जो कि 1 से 2, 2 से 4 हो रहे हैं, उस वक्त आप उन सेल्स को क्या कर लें, सेपरेट कर लें। ठीक है, फिर उनके अलग-अलग से क्या हो, फर्टिलाइजेशन हो और उससे जो ऑफस्प्रिंग्स पैदा होंगे वो भी क्या होंगे, आइडेंटिकल ट्विंस होंगे। फर्टिलाइज्ड एग के बाद होगी ना बच्चों क्लीवेज। तो ज़ाहिर है फर्टिलाइज्ड एग तो एक दफ़ा फर्टिलाइज हो गया, एक दफ़ा स्पर्म एग को मिल गया। अब उसके अंदर जितने भी उस एक सेल से जितनी भी उसकी कॉपियाँ बनेंगी उनमें वही जेनेटिक कोड होगा। और अब जब उसको सेपरेट करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, एम्ब्रियो क्लोनिंग होगा, आइडेंटिकल ट्विंस बनेंगे। तो इसमें और क्या बताया गया, ऑफस्प्रिंग फ्रॉम दिस टाइप ऑफ क्लोनिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल बट कैरी क्रोमोसोम फ्रॉम ईच ऑफ दिस 2 पेरेंट्स। हाँ, इसमें ये होगा कि वो दोनों माँ बाप के उनके अंदर जेनेटिक जो है वो क्या कहना चाहिए, जेनेटिक इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ DNA मौजूद होंगी। कैटल्स में और कई फॉर्म एनिमल्स में इसको यूज़ किया गया है। तो ये दिखाया गया किस तरह से एग्स को सेपरेट किया जा, सेल्स को सेपरेट किया जा रहा है ब्लास्टूला स्टेज से। तो ये स्टूडेंट्स आज का लेक्चर था, थोड़ा लेंथी था और कुछ इंटरप्शन आई हैं लेक्चर के दौरान, उसके लिए सॉरी। अब आपने पूरे लेक्चर को कई दफ़ा सुनना है, उसके बाद जूम करके स्टॉप करके स्टडी करना है, अपनी बुक से लर्न करना है। रोज़ का काम रोज़ करेंगे तो बच्चों काम डबल नहीं होगा। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।